हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, उसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है दोस्तों संभवतः 19 जुलाई से। देखिए दोस्तों, आज हम लोग नेवी एमआर मॉडल पेपर फर्स्ट का मैथ पर हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के दोस्तों, वो 1 से लेकर 15 तक संभवतः रहते हैं। कुछ में 13 रहते हैं, कुछ में 15 रहते हैं दोस्तों। तो मॉडल पेपर आज हम लोग फर्स्ट मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जीएस और जीके राकेश सर के माध्यम से जो क्लासेस चलाई जा रही है दोस्तों, तो उसको भी आप देखते होंगे और उस टॉपिक को आप कवर करते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडल पेपर नंबर 1 है और जो भी सवाल दिए हैं उसको हम बड़े अच्छे तरीके से और एक सरल और सुव्यवस्थित ढंग से और एक सरल भाषा से समझेंगे दोस्तों इन सभी 13 के 13 सवालों को। तो दोस्तों देखिए कि जैसा कि पहला सवाल लिखा है कि 175 रुपए का 10% का 5% है, यानी 175 रुपए का 10% फिर उसका भी 5% कितना रुपए होता है दोस्तों। तो जैसा कि इसका आंसर हम लोग यहां करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान से चीजों को समझना है। 175 रुपए का 175 रुपए का 10% का 5% दोस्तों क्या कह रहा है, 175 रुपए का 10% का 5%। प्यारे बंधु, आपने पढ़ा है का मतलब होता है गुणा। तो 175 का मतलब गुणा 10% हटाने के लिए 100 से भाग गुणे 5% हटाने के लिए 100 से भाग। 1 0 से 1 0 कटा 5 दूनी 10, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 7/8 कितना आया दोस्तों, 7/8। तो कितना रुपए आया दोस्तों, 7/8 रुपए। तो 175 रुपए का 10% का 5% निकालेंगे, कितना रुपए आएगा, 7/8 रुपए। तो उम्मीद होगी आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पुनः मैं समझा दे रहा हूं दोस्तों, 175 रुपए का 10% का 5%, 175 रुपए का 10% का 5% का मतलब गुणा परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग। आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, 25 सत्ते 75, 25 चौको 100, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7। ठीक, चल पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप देखिए किसी संख्या के, दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान करिएगा दोस्तों। किसी संख्या के, पहला क्वेश्चन हो चुका, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग दूसरे का आंसर करेंगे दोस्तों। ये तो पहले का था, किसी संख्या के 20% में। तो कोई संख्या है कि 20% में दोस्तों 20 जोड़ने पर, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर दोस्तों, 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती, अर्थात x प्राप्त होती। x के का मतलब गुणा 20% हटाने के लिए 100 से भाग प्लस 20 बराबर है 20 पंचे 100, x/5 धन 20 बराबर x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 20 बराबर x माइनस x/5। एलसीएम लेंगे तो 20 5x माइनस x/5, 20 बराबर 4x/5 या x बराबर 20 गुणे 5/4, 4 पंचे 20, 5 पचम 25। तो वह संख्या हमारी दोस्तों कौन सी होगी, तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी, तो 25 होगी।
यानी किसी संख्या के 20%, पुनः एक बार समझिएगा, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर पुनः संख्या हमारी प्राप्त हो जा रही है दोस्तों। ठीक, तो आप के का मतलब जुड़ा, परसेंटेज आने के लिए 100 से भाग प्लस 20 और बराबर 20 पंचे 100, x/5 प्लस 20। ये x/5 को दोस्तों उधर ले जाएंगे तो x माइनस x/5 घटा देंगे तो एलसीएम वगैरह लेंगे, 5x माइनस x, 5x में x गया दोस्तों 4x/5, 5 20 के साथ गुणा होगा 4, 20 के साथ भाग होगा 4 पंचे 20, 5 पचम 25। अतः वह संख्या हमारी कौन सी होगी दोस्तों? तो वह संख्या हमारी 25 होगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो मैं आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन साफ कर रहा हूं। आगे भी बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बंधुओं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा का आंसर करेंगे हम लोग। एक व्यक्ति अपना घोड़ा 204 यानी 2040 रुपए में 15% की हानि पर बेचा, तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो पहले दोस्तों देखिए SP1 सेलिंग प्राइस, SP का मतलब होता है दोस्तों, S का मतलब सेलिंग, P का मतलब प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पहला कितना दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया? 2040 रुपए। कितने परसेंट का हानि हो रहा है दोस्तों? 15%। ए बराबर मान लेते हैं 15% क्या हो रही दोस्तों? हानि हो रही है। फिर कह रहा उसे वह कितने रुपए में बेचे, दूसरा सेलिंग प्राइस यानी SP2 निकालना है। जब उसे वो 15% लाभ पर बेचता है दोस्तों, 15% लाभ पर बेचता है। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है जब इस तरह सवाल दिया जाए, यानी एक कहे कि एक घोड़ा कितने रुपए में बेचता है तो इतना हानि होती है, बताओ कितने में बेचते तो कितना लाभ हो। इस तरह जब आपको सवाल आ जाए तो एक क्रय मूल्य देकर और लाभ अथवा हानि, एक लाभ अथवा एक हानि या दोनों लाभ अथवा दोनों हानि देकर दूसरा क्रय मूल्य पूछे, तो आपको फार्मूला याद रखना है SP1/100 प्लस माइनस a। अगर आपको लाभ होगा तो प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस लेंगे। SP2 100 प्लस माइनस b। दोस्तों अगर लाभ होगा तो प्लस लेंगे, अगर हानि होगा तो माइनस लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो बस आप इस फार्मूले में रख दीजिए 2040 बटे क्या हो रहा है, हानि हो रहा तो माइनस लेंगे 100 माइनस 15। SP2 तो निकालना है, क्या हो रहा है दोस्तों? तो लाभ हो रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे 2040 बटे 100 में से दोस्तों 15 घटेगा, कितना आ जाएगा? 85। SP2 बटे दोस्तों 115। ये दोस्तों भाग भी इधर जाए गुणा में, तो SP2 दोस्तों आएगा 2040 गुणे 115 बटे 85। 5 से काटेंगे दोस्तों 17 बचे 85, 23 पंचे 115 दोस्तों, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 120 आएगा दोस्तों। गुणा कर लीजिए 23 शून्यम 23, 23 दूना 46 के 6 दोस्तों, हासिल होना 4, 23 एकम 23 4 27। तो कितने रुपए में बेचेगा दोस्तों? अगर वो 15% लाभ में बेचना चाह रहा है तो फिर उसको कितने रुपए में घोड़े को बेचना पड़ेगा? 2760 रुपए में बेचेगा, तब जाकर उसे कहेंगे 15% का लाभ प्राप्त होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूं, जब भी क्रय मूल्य की बात करें
एक क्रय मूल्य दिया हो, दूसरा क्रय मूल्य पूछे, पहले में लाभ अथवा हानि दिया रहे, दूसरे में भी लाभ अथवा हानि कहे, तो हम किस फार्मूले के, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों दोनों में ही क्रय मूल्य की बात करें, दोनों में ही विक्रय मूल्य की बात करें, दोनों में ही विक्रय मूल्य की बात करें, तो हम इस फार्मूले का यूज या इस ट्रिकी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। पुनः मैं समझा दे रहा हूं। पहला कह रहा है एक व्यक्ति अपने घोड़ा इतने रुपए में और इतने % की हानि पर बेचा। बेचा का मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पहला कितना दिया है 2040 रुपए, कितने % हानि पर बेचा, तो 15% हानि पर बेचा दोस्तों। फिर कह रहा तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचे, FP2 निकालना है, दूसरा सेलिंग प्राइस या दूसरा विक्रय मूल्य, जबकि उसे कितने % लाभ पर बेचता है दोस्तों, तो 15% लाभ पर बेचता। तो फार्मूला SP1 बटे 100 प्लस माइनस ए इक्वल टू SP2 100 प्लस माइनस बी। अच्छा, लाभ होगा तो प्लस रखेंगे, हानि होगा तो माइनस रखेंगे। तो आप 2040 100 माइनस 15, क्योंकि हानि हो रही दोस्तों 15, SP2 निकालना ही है, 100 प्लस 15, प्लस क्यों रखें दोस्तों, क्योंकि अब उसे लाभ में बेचना चाह रहा है, तो यहाँ प्लस रखेंगे। 2040 बटा 85 SP2 अपन 115 आप कैलकुलेट करेंगे तो 2760 रुपए आया। तो उम्मीद होगी आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे नोट करिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इस सेशन को शेयर लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं दोस्तों तो YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते हुए चलना है दोस्तों, जिससे पर डे हमारी जो प्रैक्टिस सेट आपको कराई जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक बड़े आसानी से पहुंचते रहे दोस्तों। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर दोस्तों। यदि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती तो उसकी चाल प्रति घंटा में होगी, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल निकालना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका आंसर करेंगे हम लोग चौथे नंबर पर। एक मोटरसाइकिल 120 मीटर दूरी इसकी कितनी दिया है 140 मीटर, कितना समय ले रहा है दोस्तों 18 सेकंड। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे कितना दूरी है 140 मीटर, कितना समय लग रहा है 18। अच्छा, ये हमारा किस में आया मीटर पर सेकंड में दोस्तों। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो आप नोट करिएगा दोस्तों। जब किलोमीटर पर हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 का गुणा करेंगे। दूसरी बात, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर्स में बदलना हो तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिए। जब किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो हम 5/18 को गुणा करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में प्रति आवर्स में बदलना दोस्तों तो हम 18/5 से गुणा करेंगे दोस्तों। ये चीज नोट कर लीजिए। फिर सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, इसको नोट करिए, फिर सवाल की ओर चलेंगे।
नोट कर लिए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसे क्या कह रहा है, किलोमीटर प्रति आवर समय में आंसर चाहिए, यानी प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 140/18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। 18 से 18 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, कितना आएगा दोस्तों, 28 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा सेशन को लाइक करते हुए चलिए दोस्तों। हो गया दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चीजों को नोट करते हुए चलना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक दुर्ग में 42 दिन की, एक दुर्ग है यहाँ सेना रहती दोस्तों, एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है। 10 दिन पश्चात 200 जवान और आ जाते हैं। सामग्री केवल 24 दिन तक चलेगी। दुर्ग कितने, यानी दुर्ग में कितने जवान थे। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे M1 D1 M2 D2। M1 का मतलब मैन और D1 का मतलब दिन, M2 का मतलब आदमी की संख्या, D2 का मतलब दिन। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए क्या कह रहा है, एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है। तो मान लेते हैं कितने आदमी हैं, तो दोस्तों x आदमी है। M1 का स्थान पर x रखेंगे। D1 के स्थान में कितने दिन की सामग्री है, 42, तो D1 के स्थान पर दोस्तों 42। M2 कितने, अब पहले तो x थे, अब क्या कह रहा है दोस्तों, 200 जवान और आ जा रहे हैं। इसका मतलब पहले तो x जवान थे, अब उसमें 200 और शामिल हो जा रहे हैं दोस्तों। अब उनकी भोजन सामग्री कितने दिन तक चलती है दोस्तों, 24, यानी D2 की वैल्यू 24 होगी दोस्तों। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 42x बराबर 200 गुणे 24 धान 24x दोस्तों, इधर लो इसको, 42x माइनस 24x बराबर 200 गुणे 24। आप इसे 42 में से दोस्तों 24 को माइनस कर देंगे, 8 1 18 आएगा दोस्तों, बराबर 200 गुणे 24। 18 गुणा उधर भाग गया तो x बराबर 200 गुणे 24/18। 6 3 18, 6 चौको 24 दोस्तों। ये तो उसमें आ रहा है दोस्तों, बटे में। फिर से चेक कर लेते हैं। एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है, यानी x जवान थे और उनके लिए भोजन सामग्री 42। 10 दिन पश्चात 200 जवान और आ जाने से सामग्री केवल 24 दिन चलेगी। देखिए दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। 10 दिन पश्चात थोड़ी सी त्रुटि हो गई क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से। एक दुर्ग में 42 दिन की भोजन सामग्री है, तो यानी x जवान है और 42 दिन की भोजन सामग्री। फिर कह रहा है 10 दिन पश्चात 200 जवान और आ जाते हैं। 200 यानी x जवान पहले थे, उसमें 200 जवान और आ गए और 10 दिन के बाद आए, यानी 10 दिन तक तो, यानी दोस्तों 10 दिन तक तो x जवान की भोजन सामग्री। और फिर कह रहा है
10 दिन के पश्चात 200 जवान और आ जाने से x धन 200 गुणे वो भोजन सामग्री कितने दिन चल पा रही है दोस्तों? 24 दिन। अब करिए दोस्तों, x गुणे 42 बराबर 10x गुणे 24x और 200 गुणे 24। देखिए तो आएगा 42x बराबर 34x धन 200 गुणे 24। इधर लाइए तो 42x माइनस 34x बराबर 200 गुणे 24। आप इसे घटाएंगे तो 8x बराबर 200 गुणे 24 या x बराबर 200 गुणे 24 बटा 8। 4 दूनी 8 और 6 चौको 24, 2 तिहाई 6। या करें दो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 × 24 2 तिहाई 600। यानी कितने जवान थे उस दुर्ग में? तो 600 जवान थे दोस्तों उस दुर्ग में। पहले कितने जवान थे दोस्तों? 600 जवान थे। 200 जवान और आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 800 जवान। ठीक, लेकिन ऐसा हमारा क्वेश्चन नहीं कह रहा, कह रहे दुर्ग में कितने जवान थे। दुर्ग में कितने जवान थे? तो कितने जवान थे? 600 जवान थे। ठीक, तो किस फार्मूले की सहायता से लगा? M1 D1 = M2 D2। ठीक, तो आप इसे राइट करें, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे और वो क्वेश्चन होगा हमारा 6वां नंबर। तो इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, अब मैं इसे साफ कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया होगा सब दोस्तों आपका, आप इसे नोट करते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 288 घन सेंटीमीटर आयतन में 2 × 3 × 4 घन सेंटीमीटर की कितनी माचिसें आएंगी? तो माचिसों की संख्या बराबर बड़ा वाला घन बटे ए छोटा वाला घन। तो 288 घन सेंटीमीटर बटे छोटे वाले घन का आयतन 2 × 3 × 4 घन सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, आप इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 तिहाई 12, 4 छन 24 और 12 तिहाई 36। तो कितने आएंगे दोस्तों माचिसें? तो माचिसों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 12। आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? 12। अब ये कौन सा हमारा अच्छा दोस्तों आंसर? छठा। अब देखिए आंसर 7वें में, किसी धन का दोस्तों, ये क्या लिखा है दोस्तों? किसी धन का 4/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज है दोस्तों? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज। मूलधन का 9/10 प्राप्त होता है तो दर कितनी होगी? यानी जो ब्याज आ रहा है दोस्तों वो मूलधन का 9/10वां भाग है दोस्तों। तो फिर हमें बताना है कि आखिर किस दर से वो ब्याज, साधारण ब्याज ले रहा है दोस्तों। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों। सेशन को शेयर, लाइक, कमेंट करते हुए जरूर चलना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आंसर हम लोग 7 करेंगे। किसी धन का 4, यानी समय कितना दिया है? 4 दूनी 8 1 9। 4/1/2 वर्ष को दोस्तों आप लिख सकते हैं 4 दूनी 8 1 9/2 वर्ष। मूलधन का कितना प्राप्त हो रहा है? तो 9/10।
तो मूलधन अगर आप मान लेंगे मूलधन x, तो इसका जो साधारण ब्याज आएगा दोस्तों वो मूलधन का 9/10 हिस्सा प्राप्त हो रहा है। तो दर आपको निकालना है, दर का मतलब आर आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो दर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये फार्मूला आपको नोट करके रखना है। तो साधारण ब्याज दोस्तों कितना है, x गुणे 100 बटे मूलधन दोस्तों, अच्छा दोस्तों साधारण ब्याज हमारा है x गुणे 9/10। मूलधन x समय कितना लग रहा है दोस्तों, 9 सही 2, x कट जाएगा दोस्तों और आएगा 10 दाम में 100, 9 से 9 कट जाएगा तो 200 ऊपर 10 गुणे 2, तो 10 दूना 20%। तो उसकी दर कितना आएगी दोस्तों 20%। उसकी दर कितना आएगी तो 20%। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। cos 37 सही, क्या 37 अंश बटे साइन 53 अंश का मान। इस तरह सवाल में दोस्तों इसका हमेशा मान 1 होता है, तो इसको आप बदल दीजिए। cos 90 में आप कितना घटा दीजिए दोस्तों 53 बटे साइन 53, 90 माइनस थीटा, पहले चतुर्थांश में cos धनात्मक और 90 में बदल जाएगा साइन 53 बटे साइन 53 दोस्तों, एक के कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ये भी आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान करिएगा दोस्तों। कह रहा समीकरण ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। इसके मूलों का गुणनफल पूछता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसके मूलों का गुणनफल दोस्तों, मूलों का गुणनफल जो होगा याद रखिएगा c बटा a होगा, c बटा a, और मूलों का योगफल जो होगा दोस्तों माइनस b बटा a होगा। या कह लें अचर पद, या इसी को आगे बढ़ा सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक, इसको भी माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो सवाल आपको क्या कह रहा है, ये तो थ्योरी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 9 का जो आंसर करेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि ax² माइनस का bx और प्लस c बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल दोस्तों, मूलों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए दोस्तों अचर पद यहाँ c है और x² का गुणांक a है, तो आपका फाइनल आंसर c बटे a होता है। आगे की ओर देखिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा समीकरण 2y² माइनस 3y प्लस 8 के मूल है। 10वां क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों। 2y² माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है, गुणनखंड है। 8 दूनी 16, गुणा करने में 16 आए
और जोड़ने पर 3 आया। तो इस तरह सवाल को हम सीधी धारा 4 से करेंगे दोस्तों। y बराबर ऋण b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से दोस्तों a बराबर 2 होगा, b बराबर माइनस 3, c बराबर प्लस का 8। आप यहाँ रखेंगे तो माइनस b के स्थान पर माइनस 3 प्लस माइनस दोस्तों आपका जो आएगा, देखिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा त्रुटि समझ में आ रही है। तो यहाँ माइनस होना चाहिए 8 की 16 गुना के मूल है, इसके मूल की प्रकृति बताना है दोस्तों। के मूल है, मूल है का मतलब मूल की प्रकृति बताना है। तो यहाँ से आपको विविधता कर लगाना पड़ेगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि a बराबर भी मैंने बताया b बराबर आपको बताया माइनस 3, c बराबर कितना होगा 8। तो आप विविध कर में रखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 2, c के स्थान पर 8, तो 3 त्रिकाई 9, 8 चौके 32 दूना 64, घटा देंगे दोस्तों कितना आएगा माइनस का 55, अर्थात d की वैल्यू 0 से क्या आ रही है दोस्तों, छोटी आ रही है। अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे। कैसे मूल होंगे दोस्तों, काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं प्राप्त, काल्पनिक मूल होंगे दोस्तों, जबकि वास्तविक मूल नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्त में बना कोण का मान कितना होता है दोस्तों। तो एक अर्धवृत्त में आपका 11 नंबर आंसर करेंगे दोस्तों। एक अर्धवृत्त है उसमें बना कोण का मान दोस्तों 90 अंश होता है, ये केंद्र दोस्तों। तो एक अर्धवृत्त बना कोण होता है दोस्तों, एक अर्धवृत्त बना त्रिभुज का जो कोण होगा दोस्तों वो कितना होगा, समकोण होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और ध्यान से देखना दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है, tan 215 अंश का मान, 12 नंबर का आंसर करेंगे दोस्तों। tan 215 अंश का मान, तो आप लिख सकते हैं tan 180 प्लस 180। देखिए दोस्तों आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, 0 अंश ये, 90 अंश ये, 180 अंश, 270 और 360। तो 180 में कितना जुड़ा है दोस्तों कि 215 आया। तो 180 में कितना जुड़ा कि 215 आया है। पैंतीस जुड़ा है दोस्तों, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं 180 प्लस 35। यहाँ दोस्तों 225 होगा, यहाँ कितना होगा 225 होगा, तो यहाँ कितना होगा फिर 45, यहाँ कितना होगा 225 होगा। थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो आप देखिए किस चतुर्थांश में, तीसरे में, और आल सुगर टी का मतलब दोस्तों tan और काट तीसरे में क्या होंगे धनात्मक, 180 में नहीं बदलेगा, तो tan का tan ही रहेगा, tan 45। tan 45 अंश का मान कितना होगा दोस्तों 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा दोस्तों 1 होगा। इस tan 225 अंश का मान कितना होगा
तो tan 225 अंश का मान दोस्तों 1 होगा। tan 225 अंश का मान 1 होगा। tan 225 अंश का मान कितना होगा दोस्तों? 1। आपको सभी मान याद होना चाहिए। जैसे sin 0 अंश का मान 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 या √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब आते हैं tan में। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। ठीक, तो ये आपको सारणी का मान आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मैं पढ़ के बता रहा हूं दोस्तों। 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था। 10 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा होगा तो पिता की वर्तमान आयु। देखिए दोस्तों, एक पिताजी हैं और ये उनका पुत्र है। ये पिताजी हैं और ये पुत्र है। तो 10 वर्ष पूर्व एक पिताजी अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा। तो आज पिता की वाय x मान लेते हैं और पुत्र की वाय मान लेते हैं दोस्तों, वर्तमान है ये। तो 10 वर्ष बाद जब निकालेंगे, दस वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा? 10 था, भूतकाल में जाएंगे तो x - 12 और इधर y - 12 दोस्तों। तो जो पिताजी की वायु है वो पुत्र जी की आयु का 12 गुना बड़ा था, अर्थात x माइनस, अच्छा यहाँ 10 वर्ष की बात हो रही है तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। तो x - 10 12y - 12 दाम में 120। x बराबर आएगा दोस्तों 12y - 120 प्लस 10। x बराबर कितना आएगा दोस्तों? या y बराबर निकालना, क्योंकि पिताजी का हमें मान निकालना है। तो यहां से आ जाएगा दोस्तों x - 10 12y - 120 या y बराबर दोस्तों आएगा x - 10 प्लस 120 बटे 12 या x प्लस 110 बटे 12। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कह रहा दोस्तों? 10 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा होगा। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु देख लेते हैं। अच्छा ये पूर्व यहां था, ठीक है दोस्तों। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु x धन 10, पुत्र की आयु x धन 10। अब कह रहा जो पिताजी की आयु है वो पुत्र की आयु का 2 गुना बड़ा होगा। x धन 10 बराबर 2y धन 20 दोस्तों। प्यारे बंधु, y के स्थान पर आप वैल्यू रखेंगे x धन 10 बराबर 2, y के स्थान पर x धन 110 बटे 12 और धन 20, 2 से गुणा कर देंगे, 2 छक्के 12, ये प्लस उधर जाएगा तो x बराबर x गुणे 110 बटे 6 प्लस 20 माइनस 10, x बराबर x गुणे 110 बटे 6 प्लस 10, इधर लाइए x को। अच्छा यहाँ प्लस है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, गुणा का चिन्ह नहीं है यहाँ। एक दोस्तों तो जो आएगा 6x बराबर x धन 110 और प्लस 10 छक्के 60 या 6x माइनस x बराबर 170 या 5x बराबर 170 या x बराबर 170 बटे 5
कितना आएगा 34। तो जो पिताजी की आयु है दोस्तों वो कितना है 34 वर्ष है। क्या कह रहा है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था, 10 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा होगा, तो पिता की वर्तमान आयु। तो मैंने मान लिया पिता और पुत्र की वर्तमान, पिता की x पुत्र की y है, 10 वर्ष पूर्व इनकी y, तो x माइनस 10 y माइनस, जो 10 वर्ष पूर्व है वो पिताजी की आयु है, वो पुत्र का 12 गुना होता है। तो समीकरण y बराबर x प्लस 110 बटे 12 आ गया। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु x धन 10, पुत्र की आयु y धन 10। इसको कैलकुलेट करने पर दोस्तों x धन 10 टू y धन 20, y के स्थान पर मैंने वैल्यू रख दी x धन 110 बटे 12, 2 छक्के 12, तो x धन आया हमारा, ये प्लस है दोस्तों, 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10 आएगा। तो x धन 110 बटे 6 बता दोगे कितना आएगा 10। इसके साथ एलसीएम लेके 6 इधर चला गया तो आएगा दोस्तों ये, क्योंकि 6 भाग में होगा इधर जाएगा गुणा में, तो 6x बराबर x धन 110 60, तो 170 आएगा दोस्तों। तो 6x में से 1x गया 5x, अब 5 गुणा में दोस्तों उधर जाएगा भाग में, तो 34 पंचे 170 होता है। तो जो आया x बराबर 34, यानी पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, पिताजी की दोस्तों वर्तमान आयु जो है, पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है 34 वर्ष है। तो उम्मीद होगी आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, तो सेशन को लाइक करते हुए चलना दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर लेके आएंगे दोस्तों मैथ का, और आप जीएस और जीके का भी राकेश सर के द्वारा जो क्लासें चलाई जा रही उसको देखना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले नेवी एमआर पेपर को हम लोग पूर्ण रूप से उसको हल कर सके दोस्तों। तो बस आज इतना ही दोस्तों। एक बार पुनः सभी भाई बहनों को राधे राधे, श्री जय कृष्ण।